तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक प्रॉपर हॉरर मूवी को जिसका नाम है कॉन्जरिंग द बियॉन्ड, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इसको डायरेक्ट किया है कैल्विन मैकार्थी ने। अब दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आपको वॉइस ओवर के बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह आ सकती है, क्योंकि मैं अपने यूजुअल सेटअप में नहीं हूँ। तो अगली कुछ वीडियोस के अंदर आपको ये नॉइस आ सकती है, तो प्लीज बेयर विद इट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम किसी आदमी को देखते हैं जो कि सो रहा था और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो आदमी अपने डोर को देखता है जिसे कोई मॉन्स्ट्रस हाथ खोलता है। वो आदमी काफी डर जाता है, लेकिन वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था और कुछ भी नहीं कर पाता। तभी उसके बेड के साइड से एक मॉन्स्ट्रस लेडी निकल कर आती है जिसकी आंखें ब्लैक थी और चेहरा काफी अजीब था, और वो उस आदमी को कहीं पर खींच कर ले जाती है, जिसके साथ ही सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब हमको एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है वांडा फुलशिया, जो कि अपने भाई लूकस और भाभी ग्लोरिया के साथ में रहा करती है। लूकस यहाँ पर अपनी बहन के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा था कि वो अक्सर अपने रूम में रहती है, घर में कम बात करती है और बाहर नहीं जाती, और वो कब से बोल रही है कि उसे कार लेनी है, जॉब करनी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती और सिर्फ अपनी लाइफ को और अपने टाइम को वेस्ट कर रही है। असल में वांडा का कुछ टाइम पहले ही डिवोर्स हो गया था और तब से वो अपने भाई और भाभी के साथ में ही रह रही है, जहाँ पर वो अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने में और समझने के लिए स्ट्रगल कर रही है, लेकिन कुछ खास ठीक नहीं हो पाता। खैर वो अपने भाई से ये बोलती है कि वो एक टाउन में जाना चाहती है स्लीप स्टडी में प्रैक्टिस करने के लिए, जहां पर उसे पैसे भी मिलेंगे, लेकिन लूकस और ग्लोरिया उसे मना कर देते हैं कि उसने किसी ऑनलाइन चीज को देखा और उसको सही मानने लगी और ये चीजें लेजिट नहीं होती। वो जिद करती है और उनको समझाती है कि जब वो आएगी तो पैसा भी होगा और वो जॉब भी कर लेगी, लेकिन लूकस नहीं मानता और वो सुबह बात करने का बोलता है, लेकिन वो ये कहती है कि वहां टाइम पर पहुंचने के लिए उसको आज रात ही निकलना होगा, जिस पर लूकस साफ साफ मना कर देता है। खैर कुछ ही देर के बाद में वांडा अपने रूम में परेशान लेटी हुई थी, जो करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी और वो बिना किसी की परमिशन के जाने का ही डिसाइड करती है। खैर वो अपना बैग और अपने भाई की कार की कीज लेकर घर से बाहर आती है, लेकिन वहां पर पहले से ही लूकस खड़ा हुआ था और वो वांडा को देखकर पूछता है कि वो नहीं मानेगी, जिस पर वो उसको समझाती है कि वो अपनी लाइफ को समझना चाहती है, सब कुछ ठीक करना चाहती है, और लूकस उसे जाने की परमिशन दे देता है, क्योंकि भाई कितना भी गुस्सा कर ले लेकिन आखिर में वो अपनी बहन की खुशी ही चाहता है। खैर अब वांडा उसकी कार को लेकर निकल जाती है और सुबह होते होते वो उस टाउन तक पहुंच जाती है जहां पर उसे उस स्लीप स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करना था। अब टाउन के अंदर आते ही उसे विक्टर नाम का एक आदमी मिलता है जो कि उस स्लीप स्टडी करने वाले डॉक्टर का असिस्टेंट था। वो बोलता है कि स्टडी के लिए वो लोग इस ओल्ड टाउन में एक ओल्ड स्कूल में सेटअप कर रहे हैं जहां पर सारे पार्टिसिपेंट्स के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। अब वो दोनों स्कूल बिल्डिंग में आते हैं और विक्टर वांडा को एक रूम में बैठाकर डॉक्टर को लेने चला जाता है। वांडा को अब एक और लड़की मिलती है जो कि स्टडी में पार्टिसिपेट करने आई थी, जिसका नाम मार्गरेट था। निक नेम के लिए हम उसको मार्गो बुलाएंगे। वो दोनों आपस में थोड़ी बात करती हैं और फिर वहां पर डॉक्टर रिचर्ड आते हैं जो कि स्लीप स्टडी को कंडक्ट कर रहे थे अपनी रिसर्च के लिए। वो उन दोनों को थियोडोर ऑल्सन नाम के एक आदमी से मिलवाते हैं और ये भी इस स्लीप स्टडी में पार्टिसिपेट करने आया था। कुछ ही देर के बाद में उन सभी को एक रूम के अंदर लेकर जाया जाता है और ये रूम मेन ऑपरेशन रूम था डॉक्टर की रिसर्च के लिए। वो बताता है कि ये स्कूल काफी पुराना है, जिसको ओवरफ्लो वार्ड के तौर पर यूज किया जाता था कोविड-19 के टाइम पर, और उसके बाद इसे गिराया जाना था, लेकिन डॉक्टर ने अपनी रिसर्च के लिए फंडिंग जुटा ली और इस स्कूल को अपनी स्टडी और रिसर्च के लिए ले लिया, क्योंकि ये जगह उसकी रिसर्च के लिए काफी अच्छी है, जहां पर काफी जगह भी है और अकोमोडेशन भी है। अब वांडा उससे ये पूछती है कि उसकी रिसर्च आखिर है किस बारे में, जिस पर वो बताता है कि उसकी रिसर्च असल में स्लीप पैरालिसिस के बारे में है। वांडा ये बोलती है कि वो किसी भी तरह का ड्रग नहीं लेने वाली है, जिस पर डॉक्टर ये रिप्लाई करता है कि वो किसी भी ड्रग का यूज नहीं करेगा, उसे सिर्फ उन लोगों का टाइम और ओपन माइंड चाहिए, और उन लोगों ने कभी भी स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वो इसके लिए सबसे अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं। अब तभी वहां पर फोर्थ पार्टिसिपेंट भी आ जाता है जिसका नाम पोर्टर वॉटसन होता है। अब डॉक्टर सबके थोड़े बहुत मेडिकल चेकअप करता है और सबको अपने बारे में बताता है कि वो एक इंडिपेंडेंट फंडेड रिसर्चर है जो कि ह्यूमन माइंड की सबसे बड़ी मिस्ट्री पर काम कर रहा है, जो कि है स्लीप पैरालिसिस, जिसमें जाने के बाद लोगों ने डीमंस और गोस्ट वगैरह देखने का दावा किया है। वो आगे ये बताता है कि अक्सर जिन लोगों को स्लीप पैरालिसिस, स्लीप डिसऑर्डर्स और नाइट टेरर जैसी प्रॉब्लम होती है, वो लोग अपनी लाइफ में पहले ट्रॉमा, स्ट्रेस और पैनिक अटैक्स को फेस कर चुके होते हैं, और इन चीजों के आउटबर्स्ट का मेन रीजन ह्यूमन माइंड होता है, और उसका भी एक स्पेसिफिक हिस्सा जिसको बोला जाता है अमिग्डाला। ये ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर इमोशंस, फियर और थ्रेटनिंग वाले थॉट्स जो होते हैं वो बनते हैं और स्टोर रहते हैं, और ये जो चीज होती है वो इस हिस्से के ओवर स्टिमुलेशन की वजह से होता है और ब्रेन के कॉर्टेक्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से ही नाइटमेयर्स भी आते हैं। डॉक्टर आगे ये बोलता है कि वो इस रिसर्च में किसी भी ड्रग या फिर इक्विपमेंट
ट्रीटमेंट का यूज नहीं करने वाला, बल्कि वो हिप्नोसिस का इस्तेमाल करेगा और उसको अपनी इस रिसर्च से स्लीप पैरालिसिस और नाइट टेरर से डील करने का रास्ता निकालना है। डॉक्टर ये कहता है कि उसके अकॉर्डिंग अमिगडाला का ओवर स्टिमुलेशन ही इस चीज की वजह है, तो उसका हिप्नोसिस और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो इस रिसर्च से वो उस डोर को ओपन कर सकते हैं जहां पर ये इशू ठहरता है। वो अपनी रिसर्च में उन सबको हिप्नोटाइज करेगा और फिर कुछ दिन तक उनकी स्लीप हैबिट्स को मॉनिटर करके वापस प्रोसेस रिवर्स कर देगा, मींस उन्हें हिप्नोसिस से बाहर निकाल देगा। अब सभी लोग हिप्नोसिस की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको यकीन दिलाता है कि वो ये कर सकता है और वो सब पैसों के लिए यहाँ पर आए थे तो वो रेडी भी हो जाते हैं। अब डॉक्टर उनको एक केस भी बताता है कि एक आदमी जो कि यहीं पर रहता था वो स्लीप वॉकिंग के डिसऑर्डर से परेशान था और एक दिन उसने स्लीप वॉकिंग करते हुए अपनी कार चलाई और उसको एक्सीडेंट हो गया जिससे वो मारा गया। डॉक्टर अब सभी को आज रात रेस्ट करने का बोलता है और कल से रिसर्च शुरू होगी, अगले फ्राइडे तक उसका ऐसा कहना था और तब तक उन लोगों के फोन्स और कार की कीज विक्टर के पास में रहेगी, यानी कि उसके असिस्टेंट के पास में। खैर अगले सीन में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और डॉक्टर उनको बताता है कि वो खुद अपने इंटर्नशिप के टाइम पर स्लीप पैरालिसिस फेस कर चुका है और उसको इसकी हिस्ट्री काफी फैसिनेट करती है। 1666 तक ऐसा कोई भी केस डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया था और पहली बार किसी डच फिजिशियन ने इसको डॉक्यूमेंट किया था जिसने इसको एज एन इंक्यूबस रेफर किया था। और इंक्यूबस यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों होते हैं और ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि आपको आपके नाइटमेयर में हॉन्ट करती है। अब इतने सालों से सारे सिम्टम्स और एक्सपेरिमेंट सेफ ही रहते हैं जहाँ पर लोग एक शैडो जैसी विच वुमन को देखते हैं जिसे अधिकांश यानी कि द हैग रेफर किया जाता है और जो हमारे ब्रेन के एनिमलिस्टिक साइड को छेड़ने लगती है। अब सभी लोग अपने रूम में जाकर सो जाते हैं जिनको कैमरा से मॉनिटर किया जा रहा था टू रिकॉर्ड देयर स्लीप एक्टिविटीज एंड पैटर्न्स। अब सभी लोग अगली सुबह ऑपरेशनल रूम में जाते हैं जहां पर डॉक्टर सबसे ये बोलता है कि वो लोग अपने अपने माइंड से नफरत जैसे थॉट्स को निकाल दें अगर वहां पर कुछ प्रेजेंट है तो, जिस पर वांडा एग्री करती है कि उसके मन में उसके एक्स हस्बैंड के लिए ऐसी चीजें हैं। अब डॉक्टर अपना काम शुरू करते हैं और सबको हिप्नोटाइज करके ट्रांस जैसी स्टेट में भेज देते हैं, यानी कि वो जिंदा तो थे लेकिन उस वक्त के लिए वो किसी दूसरी ही दुनिया में चले गए थे। खैर अब हम वांडा को देखते हैं जिसकी आंखें एक स्केरी प्लेस पर खुलती है जहां पर वो किसी लेडी की आवाज सुनती है जो कि ये चिल्ला रही थी कि मुझे जगा दो और उसे वही विच लेडी हॉन्ट करती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखी थी। और यहाँ पर ये जो लेडी चिल्ला रही है ना, इसको याद रखना, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब तभी डॉक्टर सभी को जगा देते हैं और वांडा जो कि थोड़ी परेशान थी वो वॉशरूम में चली जाती है जिसके पीछे पीछे मार्गो भी जाती है और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करती हैं जहां पर शॉकिंगली रिवील होता है कि उन दोनों ने सेम ही नाइटमेयर देखा था, यानी कि सेम उसी विच लेडी को देखा था। वो लोग ये बात डॉक्टर को बताने जाती हैं तो यहाँ पर बाकी के दो लोग जो होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि उन्होंने भी सेम ही प्लेस और सेम ही विच को देखा है अपने नाइटमेयर के अंदर। वो सभी लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर वो ये बोलता है कि ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि एक रात पहले ही तो उसने उनको बताया था स्लीप पैरालिसिस के अंदर विच लेडी दिखती है और वो लोग उसके बारे में ही सोच रहे होंगे तो वही उनको दिख गई है। लेकिन उस पर उनका काउंटर ये आता है कि वहां पर उनको एक लेडी की आवाज आई थी जो कि उनको जगाने के लिए कह रही थी और सबको सेम आवाज कैसे आ सकती है क्योंकि ऐसी बात तो उनकी हुई ही नहीं थी। और ये बात सुनते ही डॉक्टर थोड़ा सा हिचकिचा जाता है, यानी कि यहाँ पर इस डॉक्टर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो ये बोलता है कि उनको इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल है। अब आज की स्टडी जो थी वो कंप्लीट हो गई थी तो वो सभी बाहर चले जाते हैं और सब लोग अब थोड़े थोड़े परेशान थे और थियो को बार बार उसी विच के विजन्स भी आने लगते हैं। रात को अब सभी लोग सो जाते हैं और हम उस बिल्डिंग में घूमते हुए उसी विच को देखते हैं। वो विच सबसे पहले डॉक्टर के रूम के बाहर जाती है और डॉक्टर स्लीप पैरालिसिस में उसको देखता है और बहुत खुश होता है कि ये एक ब्यूटीफुल डिस्कवरी है। अब वो विच दूसरे लोगों के पास में जाती है और एक एक करके सबको देखकर उनके आसपास घूमकर वहां से चली जाती है, जिसको वो लोग अपने स्लीप पैरालिसिस में देख पा रहे थे, मींस अपनी नींद में देख रहे थे और स्लीप पैरालाइज्ड भी हो गए थे, यानी कि उनकी आंखें तो खुली रहती है लेकिन उनकी बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाती। शायद से ब्रेन का जो वो हिस्सा है वही पूरी बॉडी को बिल्कुल पैरालाइज्ड कर देता होगा। खैर वो विच लास्ट में थियो के पास में जाती है और उसको देखने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कोई उसको जगाओ। और अब उसके ऊपर थोड़ी सी ब्लड की ड्रॉप्स आती है और वो विच उसके ऊपर आ जाती है, जिसके साथ ही सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो सीन है ना, अक्सर कई सारे लोगों ने इसका दावा किया है कि वो जब स्लीप पैरालाइज्ड होते
हैं तो उनके ऊपर कोई डीमन या फिर कोई विच आती है जो कि उनके चेस्ट के ऊपर बैठ जाती है, जिससे उनका चेस्ट और उनका हार्ट बहुत हैवी फील होता है। और ये जो चीज है ना वो बिल्कुल रियल चीज है। यहाँ पर कई लोगों ने इस चीज का दावा भी किया है। अब अगली सुबह सभी लोग जागते हैं और उनको पता चलता है कि थियो अपने रूम के अंदर है ही नहीं। अब वो सभी लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि थियो गायब हो गया है और साथ ही साथ उन्होंने उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी थी रात में और उन्होंने कल रात सेम ही चीज को अपने सपने में देखा है, जिसे सुनकर डॉक्टर खुश हो जाता है और बोलता है कि थियो यहीं कहीं पर होगा। और स्लीप पैरालाइज्ड होने के बाद में इंसान काफी परेशान हो जाता है, तो थियो को अभी अकेले रहने का मन कर रहा होगा और वो वापस जरूर आ जाएगा। वो आगे ये भी बोलता है कि हो सकता है कि थियो परेशान होकर अपने घर चला गया होगा और अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के वो इस इशू से डील नहीं कर पाएगा। और कल रात जो हुआ वो एक कोइंसिडेंस था, उसकी स्टडी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि डॉक्टर यहाँ पर झूठ बोल रहा है। फिर मार्गो और वांडा बात कर रही होती हैं, जहाँ पर वांडा अपने बारे में बताती है कि उसने ग्लेन नाम के एक आदमी से शादी की थी और एक दिन जब वो जागा तो वो बिल्कुल चेंज हो गया था। उसके लाइफ गोल्स क्लियर थे और उसने बोला कि उसका फ्यूचर वांडा के साथ में नहीं है। वो हमेशा यही सोचती रही कि कोई इतना जल्दी कैसे बदल सकता है और यहाँ पर आकर उसको ये पता चल गया कि कोई बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। मार्गो यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग सीख रही थी तो वो एक कार्ड निकालती है जो कि डेथ का था और हम उस रूम के अंदर उसी विच के हाथों की शैडो को उनके पीछे देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पर डेथ इनके ऊपर मंडरा रही है। अब रात को सभी लोग डिनर टेबल पर होते हैं और काफी परेशान भी थे, जिनसे डॉक्टर ये बोलता है कि थियो अर्ली मॉर्निंग खुद ही यहाँ से चला गया था और वो उन सबको कल रात की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसके अंदर थियो अपने बेड से खुद ही उठता है और अजीब तरह से स्लीप वॉकिंग करते हुए कहीं पर चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको गाइड कर रहा हो और हम जानते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही विच है। और सबसे बड़ी बात कि उस स्कूल के अंदर ज्यादा कैमरा नहीं थे, तो आगे वो वहां से कहां चला गया ये पता नहीं चलता। वांडा बोलती है कि उनको इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए, जिस पर डॉक्टर ये बोलता है कि 48 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती और वो अभी कुछ भी नहीं कर सकते। अब रात को सभी लोग सो रहे थे और फिर से उन्हें वही ड्रीम आता है और वो स्लीपिंग में पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जिनके पास फिर से वही विच आती है और इस बार वो उनके पास आकर उन्हें टच भी करती है, जिससे वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। वो विच अब डॉक्टर के पास में जाती है और उसे कहीं पर खींच कर ले जाती है। अब अगली सुबह सभी लोग जागते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर खुद ही मिसिंग है और वो उसको ढूंढने लगते हैं और काफी परेशान हो जाते हैं। पोर्टर बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकता क्योंकि लोग यहाँ पर एक एक करके गायब हो रहे हैं, जिस पर वांडा ये कहती है कि उनके साथ कुछ हुआ है और उन्हें सब कुछ ठीक करना होगा, लेकिन पोर्टर नहीं मानता और वहां से चला जाता है। वांडा और मार्गो वहीं पर रुकती हैं और वांडा ये बोलती है कि वो कहीं पर भी नहीं जा सकती, इसलिए वो सब कुछ ठीक करने का रास्ता ढूंढेगी, क्योंकि उसके पास में कोई और रास्ता था ही नहीं, ना ही उसके पास में पैसे थे और ना ही उसकी लाइफ सॉर्टेड हुई थी। खैर वो विक्टर को कॉल करके उससे डॉक्टर के मिसिंग होने की बात बोलती है और वो ये कहता है कि वो वहां पर आकर देखेगा। अब वांडा डॉक्टर की नोटबुक को पढ़ने लगती है और उसको एक आर्टिकल मिलता है जिसमें यह लिखा हुआ था कि 18 लोगों की 1981 के वक्त पर यानी कि नाइटमेयर के टाइम पर डेथ हो गई थी और ये पढ़कर वो लोग और परेशान हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं ये समझ सकता हूँ कि ये विच वही होगी जिसने सबको मारा था। उन्हें अब एक पेशेंट का नोट भी मिलता है जिसने ये बताया था कि उसे नाइटमेयर में वही चीज दिखाई देती है और वो उसे चेस करती है हर जगह पर, यानी कि उसके रूम में, बाहर और हर जगह। और ये नोट किसी चेस्टर फेयर नाम के लड़के का था, जो कि कोई और नहीं बल्कि विक्टर फेयर का ही भाई है, जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो कोई और नहीं बल्कि चेस्टर ही था और उसको भी इस विच नहीं मारा होगा और मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे जिसके चलते वो मारा गया। अब रात हो जाती है और मार्गो अकेले बैठी हुई थी, वो भी काफी परेशान थी, जिसे उसी विच के विजन्स लगातार आ रहे थे, जिससे वो काफी डर रही थी। कुछ ही देर के बाद में विक्टर भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और वो डॉक्टर को स्लीप वॉकिंग करते हुए देखता है और वो विच उसे भी कहीं पर खींच लेती है। वांडा और मार्गो साथ में थी और तभी मार्गो थियो को स्लीप वॉकिंग करते हुए देखती है, जो कि अचानक से गायब हो जाता है। पोर्टर भी अब वापस आ गया था और वो बोलता है कि इस टाउन में एक ही बस आती है जो कि उसने मिस कर दी और ये टाउन जो है किसी भूतिया टाउन के जैसा है और उसे एक पेट्रोलिंग कार ने लिफ्ट दी है यहाँ तक। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि जब यहाँ पर कोई भी नहीं आता तो यहाँ पर पेट्रोलिंग कार कैसे आ गई, तो इसका रीजन हम एंड में जानेंगे, जो कि काफी बढ़िया है। अब वो तीनों आपस में बात करते हैं कि करना क्या चाहिए और वांडा ये बोलती है कि डॉक्टर ने सब कुछ लिख कर रखा है, तो वो उसकी हिप्नोसिस को रिवर्स करके उनको उससे बाहर निकाल सकती है, जिससे जो भी उनके साथ में हो रहा है शायद से वो रुक जाए। लेकिन इसके लिए कोई भी एग्री नहीं करता क्योंकि इसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता था। एनीवेज अब वो डिसाइड करते हैं कि पोर्टर सो जाए और वो दोनों उस पर नजर रखेंगी कि चीजें होती कैसे हैं और टाइम पर उसको जगा देंगी। पोर्टर सो जाता है और वो दोनों उसके पास बैठकर नजर रखने लगती हैं और वांडा ने वो नोटबुक पूरी पढ़ ली थी जो उसको कुछ खास समझ में नहीं आई थी और लास्ट पेज को पढ़कर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, जिस पर लिखा हुआ था कि अब ये चीज दिमाग के आंतरिक प्रोजेक्शन तक नहीं रहेगी और डोर ओपन हो चुका है जहां से कोई चीज
बाहर आ गई है। तभी वांडा अब कॉफी लेने जाती है और पोर्टर के ऊपर मार्गो नजर रख रही थी जिसकी खुद की नींद लग जाती है और पोर्टर स्लीप वॉकिंग करके कहीं पर जाने लगता है और मार्गो को होश आता है तो वो उसका पीछा करती है, उसको रोकती है, लेकिन सडनली वो भी गायब हो जाता है जो कि इसी विच का काम था। वो इससे काफी परेशान हो जाती है और वांडा उसे समझाती है और अब वो उसको हिप्नोसिस से बाहर निकालने की बात करती है जिस पर वो भी एग्री करती है। अब वो मार्गो को हिप्नोटाइज करके ट्रांस जैसी स्टेट में भेज देती है और उससे ये कहती है कि उसके जागने से पहले उसे वो डोर क्लोज करना होगा जो कि उन लोगों ने ओपन कर दिया था, यानी कि ये विच वाला वर्ल्ड जो है वो उन्होंने ओपन कर दिया था। अब मार्गो अपनी स्लीप में जाती है और हम उस बिल्डिंग में डॉक्टर और बाकी लोगों को किसी गोस्ट की तरह स्लीप वॉकिंग करते हुए देख पाते हैं जो कि उन लोगों के पास ही आ रहे थे और इधर मार्गो के पीछे वही विच आ जाती है। वांडा उससे बोलती है कि वो डोर को क्लोज करके वापस जाग जाए और उसके जागने पर सब नॉर्मल हो जाता है और उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। मार्गो अब ड्रिंक लेने बाहर जाती है और वांडा उसको देखती है तो वो स्लीप वॉकिंग कर रही थी। जी हाँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं हुआ था और वांडा के पीछे वही विच आकर खड़ी हो जाती है और अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कोई उसको जगा दे। और आपको याद होगा कि उनको स्टार्टिंग वाले ड्रीम के अंदर एक चीज सुनाई दी थी, यानी कि एक लेडी उसको बोल रही थी कि कोई उसको जगा दो। तो यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि खुद ही थी, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि वो उसकी खुद की सबकॉन्शियसनेस थी जो कि उसको बोल रही थी कि उसको उठ जाना चाहिए क्योंकि उसके साथ में इतना कुछ अंदर हो रहा था। और ऐसा क्यों है? तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में जब पहले दिन एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था तो उसके बाद से ये लोग जागे ही नहीं थे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डॉक्टर उसको जगाता है और वो सब खुद को उसी ऑपरेशनल रूम में पाते हैं जो कि अभी तक सोए हुए थे। और वांडा के जागने के बाद में वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर असल में हुआ ये था कि जो फर्स्ट डे एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था वो कभी रुका ही नहीं था और मेरे ख्याल से फ्राइडे भी अभी तक नहीं आया था। उससे पहले ही यहाँ पर वांडा की नींद खुल गई थी क्योंकि ये विच जो थी, यानी कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान जो नाइटमेयर जिसकी वजह से आते हैं, जिसको हम इनक्यूबस या फिर द हैग भी कह सकते हैं, ये जो होती है वो बहुत ही खतरनाक थी और इस वजह से वो जाग गई थी। और बाकी जो 3 लोग थे वो हिप्नोसिस के शिकार अभी भी बने हुए थे, यानी कि उनका एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा था। और मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि इस मूवी के अंदर जो विच यानी कि द हैग दिखाई गई है वो लोगों की सोल को उनके ड्रीम्स में ही कंज्यूम कर लेती है, जिसकी वजह से ये जो लोग होते हैं वो रियल वर्ल्ड में कोमा में चले जाते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पर बाकी के जो 3 लोग थे वो कोमा में थे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वांडा बच गई थी जो कि इस ट्रॉमा को नहीं भुला पा रही है। और यही रीजन है कि फर्स्ट डे के एक्सपेरिमेंट के बाद में वो पूरी जगह भूतिया टाइप की बन गई थी। वहां पर लोग जो थे वो अजीब तरह से गायब हो रहे थे, इंक्लूडिंग द डॉक्टर। तो ये सब इनके थॉट्स थे जो कि ये विच यहाँ पर मैनिपुलेट कर रही थी। अब एक चीज और हो सकती है कि इसी विच की वजह से विक्टर का भाई चेस्टर गायब हो गया था। तो हो सकता है कि विक्टर और डॉक्टर उस विच से बदला लेना चाहते होंगे थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशंस और उसके लिए उनको लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये भी चीज हो सकती है। और ये जो विच है ना, ये स्लीपिंग वर्ल्ड में और ड्रीम्स के अंदर लोगों के फियर पर फीड करती है, जस्ट लाइक नाइटमेयर। और ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो विलन है ना, बिल्कुल वैसा ही है। और एक बार ये उनको यूज करके उनको किसी मरे हुए इंसान की तरह नींद में ही छोड़ देती है, जिसको कोमा कहा जा सकता है। और इस मूवी के अंदर इसको द हैग कहा गया है जो कि रियल हादसों पर बेस्ड है, जहां पर स्लीप पैरालाइज्ड हुए लोगों को अपने पैरों पर या फिर चेस्ट पर द हैग बैठी हुई दिखाई देती है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के मिड में बताया था। तो ये करती ये है कि ये लोगों के डरों पर फीड करती है और उनको नींद में ही मार डालती है या फिर उनको कोमा में भेज देती है। अब देखो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा है। यहाँ पर काफी कुछ करने की कोशिश करी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए